गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कंसेप्ट देखा है ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो दूसरा कंसेप्ट देखा है दैट इज ऑफ ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओके, ओपन ट्यूब मैनोमीटर जिसको हम लोग यू शेप्ड मैनोमीटर भी बोलते हैं। ओके, तो मर्क्यूरी बैरोमीटर जो था दैट वाज पर्टिकुलरली यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वही अगर मैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर की बात करूँ तो इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ क्लोज वेसल। क्योंकि क्लोज वेसल इन्हें क्या हो गया, बॉयलर हो गया, या फिर एकदम सिंपल एग्जांपल जो मैंने आपको बोला था प्रेशर कुकर हो गया। तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हम लोग बोलते हैं ओके क्लोज्ड प्रेशर वेसल्स यूज होते हैं, जिसका प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैनोमीटर यूज करते हैं। ओके, तो ये आप एक बार वापस अच्छे से देख लो। इसके अलावा हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था ऑफ टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर यानी क्या है, तो आप इमेजिन करो, आप एक प्रेशर कुकर में वाटर को हीट करते जा रहे हो, अब अंदर कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है। ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, टोटल प्रेशर। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। फिर हम लोगों ने एक और कंसेप्ट देखा था। ओके, दैट वाज गेज प्रेशर। ओके, गेज प्रेशर यानी क्या है, हम लोग बोलते हैं कि जो रो जी एच का वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, गेज प्रेशर। ओके, फिलहाल इतना ध्यान में रखना है। तो ये सब कंसेप्ट एक बार अच्छे से देख लेना है। ओके, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ओके दैट इज अ फिनोमिना विच इज एग्जिबिटेड बाय सरफेस ऑफ लिक्विड्स विच आर एट रेस्ट। ओके, फिलहाल मैं लिक्विड्स ही बोलूँगा। ओके, और ये लिक्विड्स में यानी हम लोग बेसिकली जो एग्जांपल्स देखने वाले हैं तो उसमें वाटर आ गया, केरोसिन आ गया, कोई ऑयल आ गया। ओके, तो ऐसे जो सर्फेसेस ऑफ लिक्विड्स है विच आर एट रेस्ट दे एग्जिबिट अ प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज व्हाट, सरफेस टेंशन। अब इसका मैं एग्जांपल दूं आपको तो एकदम सिंपल एग्जांपल है कि इमेजिन करो एक लेक है। क्या लेक के अंदर क्या रहता है, पानी फ्लो होते रहता है क्या? नहीं। तो हम लोग बोलते हैं कि पानी कैसा रहता है, स्टेल रहता है या स्टैग्नेंट रहता है, या स्टेशनरी भी बोल सकते हो आप। ओके, यस, तो जो सरफेस रहता है वो बिल्कुल भी मोशन नहीं रहता है उसमें। ओके, अच्छा, ऐसे स्टेल वाटर में या ऐसे स्टैग्नेंट वाटर में अगर आपने एक पत्थर फेंका तो क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे एक स्प्लैश डेवलप होता है, यानी पानी उड़ता है। ओके, तो ये क्यों उड़ता है? तो उसके पीछे एक रीज़न है कि जो स्टेल वाटर या स्टैग्नेंट वाटर है उसके ऊपर एक फिल्म फॉर्म होती है। और वो जो फिल्म फॉर्म होती है ये किसके वजह से फॉर्म होती है, तो बाय द फिनोमिना विच इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। ओके, अब ये जो फिल्म फॉर्म होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, इस पे आप और भी बहुत सारे फिनोमिनास देखते हैं, या बहुत सारे ओके हम लोग बोलते हैं कि अजब गजब चीजें देखते हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट्स है वो पानी के ऊपर बैठे हैं। okay? या फिर हम लोग बोलते हैं देयर इज अ काइंड ऑफ स्पाइडर विच कैन एक्चुअली वॉक ऑन इट। ओके, उसको हम लोग वाटर स्पाइडर बोलते हैं। तो आपको ऐसा दिखेगा पानी के ऊपर भी वो थोड़ा बहुत चलते हुए दिखता है, लेकिन वो मूविंग वाटर के ऊपर नहीं, ओके, स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर। ठीक है, यस। तो ये सब जो है, ये जो फिनोमिनास हम लोग नेचर में देखते हैं, ये किसके कारण है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ वॉट, सर्फेस टेंशन। ओके, अब इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है, अ ग्रीस नीडल। तो एक नीडल है जिसको हम लोगों ने थोड़ा सा ग्रीस लगाया हुआ। ओके, और वो नीडल बहुत ही फाइन है। अगर आप वो नीडल भी स्टैग्नेंट या स्टेल वाटर के सर्फेस के ऊपर रखोगे तो भी वो क्या होता है, फ्लोट होता है। अब वो क्यों फ्लोट होता है, तो अगेन उसके पीछे का रीजन है सर्फेस टेंशन। ओके, और भी कुछ नेचर में फिनोमिना है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि जैसे कोई भी ड्रॉप या कोई भी बबल फॉर्म होता है तो उसका शेप क्या रहता है, का ओरिजिनल शेप जो रहता है वो स्पेरिकल रहता है। ओके, आप वाटर का ड्रॉप लो या केरोसिन का ड्रॉप लो या फिर उसका कोई, हम लोग बोलते हैं कि देखो ड्रॉप के पहले जो फॉर्म होता है उसको ड्रॉपलेट बोलते हैं। ओके, यस, अभी आप पूछोगे सर ड्रॉपलेट क्या है, मैं आपको एक बात बोलूँगा, देखो जब कंडेंसेशन प्रोसेस होता है ओके तो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं। ओके, और अगर आप उसका शेप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इट इज परफेक्टली स्पेरिकल। ओके, तो आप बोलोगे सर ये जो ड्रॉप ऑफ वाटर है तो वो हम लोग थोड़ा सा इलिप्टिकल दिखाते हैं। ओके, यस, यानी आप बोलोगे कि सर जो ड्रॉप ऑफ वाटर है उसका शेप स्पेरिकल नहीं होके सर इस तरह से स्पेरिकल नहीं रहता है, इट इज समवॉट लाइक दिस। बराबर है? okay? तो ये क्यों होता है, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ओके, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और जब ड्रॉप गिरता है तो हम लोग बोलते हैं कि सपोज ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है तो जो हवा है वो इस तरह से फ्लो होती है। ओके, और हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक एरोडायनेमिक शेप तैयार होता है, उसके वजह से ड्रॉप का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड द फ्लो ऑफ विंड। ओके, तो वो दोनों कारणों की वजह से ड्रॉप का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, एनीवे, लेट्स सी इन द टेक्स्ट बुक। तो उन्होंने क्या बोला मैं कि a liquid at rest shows a very interesting property called surface tension. We have seen
that water spider walks on the surface of steady water. Grease needle floats on the steady surface of water. Raindrops and soap bubbles always take spherical shape. All these phenomena arise due to surface tension. Okay, surface tension is one of the most important properties of the liquids. मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा. ओके, आप लोगों ने देखा रहेगा बहुत जो फाइन ट्यूब्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब्स. कैपिलरी ट्यूब का एक एग्जांपल देता हूँ. जब आप कोई ब्लड टेस्ट करने जाते हो, ओके, तो उसमें आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसके ऊपर एक नीडल प्रिक की जाती है. ओके, अब ये स्पेशली आपको जब सिर्फ ब्लड शुगर ओके मेजर करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं लिया जाता है. तो सिंपली क्या किया जाता है, ओके, आपकी फिंगर को प्रिक किया जाता है और एक कैपिलरी ट्यूब लगाई जाती है. ओके, अब जैसे ही कैपिलरी ट्यूब हम लोग वहाँ पे टच करते हैं इमीडिएटली ब्लड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है. ओके, अब ये जो इफेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरिटी. और ये जो कैपिलरिटी का इफेक्ट है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ वॉट, सरफेस टेंशन. तो ये आगे के टॉपिक में हम लोग आज देखने वाले हैं. ठीक है, यस. अब व्हाई डज सरफेस टेंशन टेक्स प्लेस. ओके, तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने कंसेप्ट दिया हुआ है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. तो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन में ओके देयर आर सर्टेन पॉइंट्स लाइक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स. ओके, तो ये सब जो है मैं आपको क्या करता हूँ व्हाइट स्क्रीन पे एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, तो पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं. तो पहली जो टर्मिनोलॉजी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ओके, और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं मोस्टली दे आर ऑफ अट्रैक्शन. ये हम लोगों ने सीखा है एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ओनली, या एट द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक ओनली. जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो पहले लेक्चर में मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और उसके टाइप बताए थे. इसका पहला टाइप जो है दैट इज कोहेसिव. दूसरा टाइप है दैट इज एडहेसिव फोर्स. कोहेसिव यानी क्या है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules of same kind or of same substance, okay, is called cohesive force. Adhesive force यानी क्या है, the force of attraction के बाद में आप लोगों ने नोट कर लेना है between molecules of different substance is called adhesive force या प्लूरल बोल देते हैं एडेसिव फोर्स. ओके, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. तो कोहेसिव फोर्सेस, एडेसिव फोर्स. और ये भी मैंने आपको बोला है कि कोहेसिव फोर्सेस दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर सॉलिड्स. तो सॉलिड्स में कोहेसिव फोर्स एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए सॉलिड्स को डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम रहता है. वीकेस्ट फॉर गैसेस. तो जो कोहेसिव फोर्सेस है दे आर वीकेस्ट फॉर व्हाट, गैसेस. तो इसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि गैसेस के केस में ओके दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड इनफैक्ट उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है. तो जो भी कंटेनर में हम लोग उसको रखते हैं वो कंटेनर का पूरा वॉल्यूम या पूरा स्पेस क्या हो जाता है, ऑक्यूपाई हो जाता है. यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है आप लोगों को? अच्छा, अभी एडेसिव फोर्सेस का मैं एग्जांपल बता देता हूँ. ओके, इसका एक बेसिक एग्जांपल है. ओके, लेट अस से सॉलिड एंड लिक्विड पेयर. ओके, सॉलिड लिक्विड पेयर का एग्जांपल मैं ऐसा दूंगा, देयर आर सर्टेन सॉलिड लिक्विड पेयर वेयर लिक्विड वेट्स द सॉलिड्स. तो यहाँ एडेसिव फोर्स के एग्जांपल में ऐसा बोलूंगा, liquids wet
द सॉलिड्स, नॉट ऑल लिक्विड्स बट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सर्टेन लिक्विड्स वेट्स certain solids, okay, to be precise, and that is because of adhesive forces. इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ओके। तो इमेजिन करो कि एक विंडो है और वो विंडो के ऊपर क्या किया आप लोगों ने, पानी फेंका, ओके। वो पानी फेंकने के बाद बहुत सारा पानी इमीडिएटली गिर जाता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि जो विंडो है वो वेट हो जाती है। अब वेट होती है इसका मतलब क्या, तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दे स्टिक टू द विंडो, और फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, ओके, दे स्टार्ट फ्लोइंग। और जब ये फ्लो होते हैं तो ये अपना एक ट्रेस छोड़ते जाते हैं, ओके। तो दिस प्रोसेस और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट, लिक्विड हैज वेट द सॉलिड। अब ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, एडिसिव फोर्सेस, ओके। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं। जो ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं सॉलिड सर्फेसेस के ऊपर, तो वो ड्यू ड्रॉप्स देखो आप, वो टिके हुए रहते हैं, ओके। यस, वो आपको गिरते हुए नहीं दिखते। बहुत जगह पे जैसे हम लोग बोलते हैं ग्लास का या फिर विंडो पेन होगा, ओके, विंडो पेन के ऊपर आप देखो इन विंटर ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म हो जाते हैं। वो ड्यू ड्रॉप्स जो है वो इतने अच्छे से, ओके, ऑर्गेनाइज वे में वहाँ पे फॉर्म होता है और वो गिरते भी नहीं, ओके। हाँ, एक आध बार क्या हो जाता है, वो फुल होना चालू हो जाते हैं, लेकिन आप देखो वो जो ड्यू ड्रॉप्स है वो ग्लास को चिपकते रहते हैं। और दैट इज बिकॉज ऑफ वॉट, ओके, हम लोग बोलेंगे दैट इज बिकॉज ऑफ एडेसिव फोर्सेस, ओके। तो ये हुआ एग्जाम्पल ऑफ एडेसिव फोर्सेस। Adhesive forces are between, okay, the molecules of different substances. Example, molecule of glass, molecule of water. Cohesive forces are the intermolecular forces between the molecules of same type or same substance. That is, force of attraction between two water molecules or two hydrogen molecules. Okay. I hope आपको cohesive और adhesive force समझ में आया. Okay. इसको क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना. P हम लोग कुछ कंसेप्ट देखने वाले हैं, okay? जिसमें पहला कंसेप्ट जो है दैट इज मॉलिक्यूलर रेंज, okay. Second concept is sphere of influence. Third concept is film under surface tension, okay? अब ये जो तीन कंसेप्ट हैं उसमें सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर रेंज एंड स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखेंगे, okay? तो हम लोग बोलते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या एक्सर्ट करता है, तो आइदर कोहेसिव फोर्स या एडेसिव फोर्स। लेट अस से मैं बोलता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, okay? तो टू अंडरस्टैंड मॉलिक्यूलर रेंज मैं आपको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन करो ये एक मॉलिक्यूल है और एक आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मैंने ये डिस्टेंस पे रखा है। नाउ दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल, ओके। तो पहला मॉलिक्यूल दूसरे को क्या कर रहा है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये डायरेक्शन। अब ये मॉलिक्यूल को क्या किया, मैं थोड़ा सा दूर लेके आया, स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि जो पहला मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ओके। यस, लेकिन ये पॉइंट के बाद, ओके, अगर मैं मॉलिक्यूल को थोड़ा भी आगे लेके जाता हूँ, ओके, मुझे पता चलता है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। मुझे ये पता चला कि फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड सेकंड मॉलिक्यूल में ये पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज मॉलिक्यूलर रेंज। व्हाट इज मॉलिक्यूलर रेंज, तो इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस up to which a molecule can exert a force of attraction
on another molecule. So the maximum distance up to which a molecule can influence other molecule or can attract the other molecule is called as what? Molecular range. Molecular range का जो order रहता है, normally it is in terms of 10 raised to minus 9 meter to 10 raised to minus 10. Okay, लेकिन आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया है that is given as 10 raised to minus 9 meter. Okay, अब ऑर्डर बेसिकली जो मॉलिक्यूलर रेंज है, ओके, हम लोग बोलते हैं उसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये आप लोगों ने, ओके, मेरे ख्याल से यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो 11th का फर्स्ट टॉपिक था उसमें सीखा था आपने। हम लोग बोलते हैं कि जो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है दैट इज 10 रेज टू माइनस 9 मीटर टू 10 रेज टू माइनस 10 मीटर, लेकिन जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है दैट इज गिवन एज वॉट 10 रेज टू माइनस 9 मीटर, ये ध्यान में रखना है। तो बेसिकली वॉट इज 10 रेज टू माइनस 9 मीटर, तो इट इज 1 नैनोमीटर। अब मॉलिक्यूलर रेंज का ऑर्डर 10 रेज टू माइनस 9 मीटर यानी 1 नैनोमीटर, तो इसका मतलब क्या है, ये उसकी वैल्यू नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि ये उसका स्केल है जिसमें हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं। okay? जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि द मॉलिक्यूलर रेंज इज 15 इंटू 10 रेज टू लेट अस से माइनस 10 मीटर, ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर रेंज, तो मैं आर बोल देता हूँ। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, आई राइट इट एज 1.5, यहाँ का जो एक 10 था, okay? तो उसको मैंने इस तरह से लिख दिया 1.5 इंटू 10 यानी 15 को क्या लिखा हम लोगों ने 1.5 इंटू 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 10। यस, अब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 मीटर, दिस इज नथिंग बट 1.5 नैनो मीटर। आई होप आपको ये कंसेप्ट अभी क्लियर हुआ मॉलिक्यूलर रेंज का। एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। देखिए टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने वही दिया हुआ है, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर इफेक्टिव up to a distance of order of few nanometer in solids and liquids. Therefore, they are called as what? Short range. Okay. इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना। सीईटी में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोहेसिव फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्सेस, मीडियम रेंज फोर्सेस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, इट विल बी शॉर्ट रेंज फोर्स। ओके, ये क्लियर है। जो इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट? स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो क्या दिया हुआ उन्होंने, एन इमेजिनरी स्पीयर विद अ मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। अब रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, तो मैं वापस आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, okay? अब ये मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है, ओके, यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाहर अगर वो मॉलिक्यूल रहा तो उसको वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। यस, तो जैसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे ही हर एक मॉलिक्यूल का उसका एक फील्ड होता है, लेकिन उसको फील्ड नहीं बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, यस, तो पहले तो मॉलिक्यूलर रेंज का डेफिनेशन वापस देख लेते हैं। हम लोग बोलते हैं इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहेसिव फोर्स ऑन अनदर मॉलिक्यूल। ओके, वो डिस्टेंस के बाहर वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाता। ओके, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर रेंज का डेफिनेशन या रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स का। अब स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, तो इट इज एन इमेजिनरी स्पीयर, ओके, which is drawn by keeping a molecule at the center of the sphere, okay, yes, such that the radius of the sphere is equal to what? The molecular range। okay, इसको हम लोग डायग्राम वाइज कैसे देख सकते हैं, लेट अस से यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी स्पीयर बना रहा हूँ, और ये स्पीयर के सेंटर पे हम लोगों ने क्या किया, मॉलिक्यूल को रख दिया। ओके, अच्छा, ये जो स्पीयर है इसका रेडियस कितना है, तो हम लोग बोलते हैं इसका रेडियस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि सपोज ये जो स्पीयर है, ये स्पीयर के पेरीफेरी पे अगर मैं मॉलिक्यूल्स रख दूं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, okay, तो आप ऐसे बोल सकते हैं हर एक जो मॉलिक्यूल है
हर एक जो मॉलिक्यूल है, ये ये जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इस पे मैंने क्या बता दिए, ऑन इट्स पेरीफेरी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताए। अब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो ये जो सेंटर पे मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, या फिर मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि जो सेंटर पे मॉलिक्यूल है, वो हर एक मॉलिक्यूल पे क्या कर रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है। ओके, लेकिन ये स्पीयर के बाहर अगर कोई मॉलिक्यूल रहा, तो ये मॉलिक्यूल एट द सेंटर कैनॉट अट्रैक्ट दिस मॉलिक्यूल। आई होप अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी क्या है, बेसिकली इट इज अ रीजन, इट इज अ स्पेरिकल रीजन, जिसके सेंटर पे हम लोगों ने मॉलिक्यूल रखा है, और वो स्पेरिकल रीजन के अंदर मॉलिक्यूल का कोहेसिव फोर्स एक्ट करेगा, या मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, एक्ट करेगा। ये आपको क्लियर होगा। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे, दैट इज सरफेस फिल्म। व्हाट एग्जैक्टली इज सरफेस फिल्म? हम लोग बोलते हैं सरफेस फिल्म इज दैट पार्ट ऑफ द फ्री सरफेस विच इज अंडर सरफेस टेंशन। लेकिन ये एग्जैक्टली है क्या? ओके, तो ये समझाने के लिए मैं आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, ओके, या मॉलिक्यूलर थ्योरी बिहाइंड सरफेस टेंशन को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो आपने क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन करना है। तो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सरफेस फिल्म, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है कि सरफेस फिल्म क्या है। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ द अपर सर्फेस ऑफ द लिक्विड विच इज अंडर सरफेस टेंशन। तो सरफेस फिल्म के साथ हम लोग सरफेस टेंशन का भी कंसेप्ट समझ लेंगे एग्जैक्टली क्या है। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पे ऐसा बता रहा हूँ कि एक कंटेनर है, ओके, वो कंटेनर को हम लोगों ने पार्शियली क्या किया है, वाटर से फिल किया। ओके, अच्छा, अभी जस्ट एज रिप्रेजेंटेशन हम लोग ये दिखा रहे हैं कि देर आर थ्री मॉलिक्यूल्स। ओके, अभी यहाँ पे आप बोलोगे सर दो ही मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल कहाँ पे है, तो मैं अभी बनाने वाला हूँ। तो इसमें जो पहला मॉलिक्यूल है, ओके, यस, लेट अस से उसको मैं बोल देता हूँ दिस इज मॉलिक्यूल ए। जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल है, तो मैं बोल देता हूँ दिस इज मॉलिक्यूल बी। ओके, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल ए इज एग्जैक्टली एट एयर वाटर इंटरफेस। इंटरफेस यानी क्या, तो जो दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है, तो ऊपर क्या है, एयर है, ठीक है, और ये जो अंदर है बीकर के अंदर, वो क्या है, वाटर है। तो एग्जैक्टली जहाँ पे एयर और वाटर का इंटरफेस है, लेट अस से ये जो इंटरफेस है इसको मैं एक्स वाई बोल देता हूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर एक मॉलिक्यूल है। अब ये जो मॉलिक्यूल है वो मैं ये डॉट से दिखा रहा हूँ, और ये जो है, ये स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी क्या, तो ये पर्टिकुलर रेंज तक, मॉलिक्यूलर रेंज तक हम लोगों ने एक इमेजिनरी स्पीयर बनाया। ये इमेजिनरी स्पीयर के बाहर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और ये मॉलिक्यूल वो बाकी मॉलिक्यूल्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तो ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ। लेकिन अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि वाटर का डेंसिटी एज कम्पेयर टू एयर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग बोलेंगे जो आधा स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। ओके, तो मैं बोलूँगा कि ये हर एक मॉलिक्यूल ये वाले मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, लाइक दिस। देखो एरो कैसे बता रहा हूँ मैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, लाइक दिस। और जो ऊपर है, मैं बोलूँगा डेंसिटी कम होने के कारण हम लोग सिर्फ दो या तीन मॉलिक्यूल ही दिखाते हैं। तो ये जो तीन मॉलिक्यूल हैं, दोज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। तो वो जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है उसको अपने तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लाइक दिस। तो एरोस कैसे दिखाया, अब मैंने ऊपर की तरफ दिखाया। यस, तो ये आपको केस समझ में आया। okay? अब ये केस में मैं क्या बोलूँगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, ओके, इसमें नेट डाउनवर्ड पुल इज ग्रेटर देन अपवर्ड पुल। ओके, यस। अब इसके वजह से क्या होता है वो भी इफेक्ट हम लोग देख लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं मॉलिक्यूल बी को डिस्कस करता हूँ। तो मॉलिक्यूल बी जो है, इट इज कम्प्लीटली
सबमर्ज्ड इन लिक्विड। मैं बोलूँगा सब डायरेक्शन से हम लोग बोलेंगे इट इज सराउंडेड बाय द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, और सब जगह पे डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो हर डायरेक्शन से मैं बोलूँगा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ये आप बोलोगे सर ये जो एरो है, तो एरो आप बाहर के मॉलिक्यूल्स की तरफ क्यों बना रहे हैं? तो ये बेसिकली क्या है, ये मॉलिक्यूल बीच वाले मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है। ओके, तो इसलिए एरो हम लोगों ने ये वाले डायरेक्शन में। ओके, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये इसको अपने तरफ खींच रहा है, तो हम लोग फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर मॉलिक्यूल बी विच इज कंप्लीटली submerged, net force acting on it is equal and balanced in all direction। या फिर ऐसा बोल सकता हूं मैं, फोर्स एक्टिंग ऑन इट is equal and balanced from all direction। Okay, therefore the net force is what, zero। Okay, तो basically net force का जो value है is equal to what, zero। तो net force acting on molecule B is zero। तो ये molecule क्या रहेगा, stable रहेगा। Okay, whereas as compared to A, मैं बोलूँगा कि molecule B का position क्या रहने वाला है। Okay, molecule B ना ऊपर जाना चाहता है ना नीचे जाना चाहता है, it is in equilibrium। but molecule A में मैं बोल रहा हूँ कि जो नेट फोर्स है वो कहाँ पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको एक डाउनवर्ड पुल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक थर्ड काइंड का भी मॉलिक्यूल दिखाते हैं। तो ये जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ओके, इसको मैं एक टेंजेंशियल सरफेस बनाता हूँ लाइक दिस, और इसको मैं नेम कर देता हूँ एज एक्स डैश वाई डैश। अभी आप बोलोगे सर ये जो टेंजेंशियल सरफेस है तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मैं बोलूँगा ये टेंजेंशियल सरफेस पे हम लोग थर्ड मॉलिक्यूल रहेंगे, और इसका जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये जो थर्ड मॉलिक्यूल है उसको मैं सी बोल देता हूँ। ओके, ये जो थर्ड मॉलिक्यूल है ये एग्जैक्टली लाइक बी है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे इसके ऊपर भी जो नेट फोर्स रहेंगे वो सब डायरेक्शन में क्या रहेंगे, दे विल बी इक्वल। ओके, यानी जो इसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो यूनिफॉर्म है। तो मैं बोलूँगा जैसे जो मॉलिक्यूल बी था वो इक्विलिब्रियम में था, उसके ऊपर ओवरऑल फोर्स जो एक्ट हो रहा था वो जीरो था, तो मैं बोलूँगा सिमिलरली मॉलिक्यूल सी भी क्या है, इट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम as net force acting on it is zero। okay, यहाँ पे भी आप ऐसा लिख सकते हो, फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल बी इज इक्वल एंड बैलेंस्ड इन ऑल डायरेक्शन, देयरफॉर द नेट फोर्स इज व्हाट, जीरो। ओके, तो अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्स वाई लेवल पे जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये मॉलिक्यूल्स पे हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे के डायरेक्शन में क्या होगा, एक फोर्स एक्ट होगा। और सिर्फ ये मॉलिक्यूल्स पे नहीं, तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश के बीच में भी जो मॉलिक्यूल्स होगी, ओके, यस, तो उनके ऊपर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे। तो ये केस समझने के लिए मैं टेक्स्ट बुक का डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ओके, जस्ट सी दिस वन। तो जो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश के बीच में एक मॉलिक्यूल है, इन्होंने यहाँ पे उसको बी बोला, मैं ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ओके, यस, तो इसका जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है कुछ फ्रैक्शन बाहर है और मेजोरिटी पार्ट जो है वो अंदर है। ओके, यहाँ पे क्या था, आधा बाहर था और आधा अंदर था। तो हम लोग बोले कि ये केस में भी जो नेट फोर्स उस पर एक्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। बोलने का मतलब क्या है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश के बीच में भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर नेट फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। okay? तो ये जो फिल्म है
which is xy and x dash y dash। तो जो मॉलिक्यूल्स xy पे हैं और जो मॉलिक्यूल्स xy और x dash y dash के बीच में, ये सभी मॉलिक्यूल्स पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बेसिकली ये जो रेक्टेंगल है एक्स वाई डैश एक्स डैश, तो ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल है वो एक फिल्म फॉर्म करता है। और ये जो पूरी की पूरी फिल्म है, आप ऐसे बोल सकते हो कि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे की तरफ क्या हो रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। ओके, जब इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ खींचे जा रहे हैं तो ये फिल्म जो है इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। स्ट्रेच मेम्ब्रेन है क्या, तो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसका जो कैनवास होता है वो कैनवास कैसा रहता है, स्ट्रेच किया हुआ रहता है। ओके, तो स्ट्रेच करने के कारण हम लोग जब भी उसको बीट करते हैं, ओके, या फिर उसके ऊपर हम लोग अगर कुछ हिट करते हैं तो वो क्या करता है, बाउंस बैक करता है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन इन इलास्टिक टाइप। ओके, आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो फिल्म है, सिंस इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब क्या हो रहे हैं, नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, सो ओवरऑल ये जो फिल्म है हम लोग बोलेंगे दिस इज अंडर अ फिनोमेना विच इज कॉल्ड एज व्हाट, सरफेस टेंशन। चाहिए तो ये डायग्राम आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल आप ऐसे भी दिखा सकते हो, समवेयर हियर स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऊपर जो फोर्सेस है बहुत ही कम है कंपेरेटिवली, नीचे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यस, तो इसको नोट डाउन कर लो। और इसमें अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मुझे आप ग्रुप पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग टेक्स्ट बुक पे जा रहे हैं। Surface film. The surface layer of the liquid with thickness equal to the range of intermolecular force is called as surface film. Okay. ये जो xy और x dash y dash के बीच में का डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, हम लोग बोलते हैं कि ये जो रेडियस ऑफ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है इसको ही क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रेंज। तो ये फैक्ट भी आप लोगों ने नोट डाउन करके रखना है कि जो फिल्म है लिक्विड की विच इज अंडर सरफेस टेंशन, ओके, उसका जो थिकनेस रहता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर रेंज। ओके, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, द फिल्म विच इज अंडर surface tension has thickness equal to radius of sphere of influence, or we can say molecular range। तो हम लोग बोलते हैं ये फिल्म के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबके सब जो है वो नीचे की तरफ उनके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ओवरऑल ये जो फिल्म है वो कैसे बिहेव करती है, एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ओके, यस, अब ये जो कंसेप्ट है ये आपको कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये सरफेस टेंशन के अंदर क्यों है। ओके, यस, एक बार टेक्स्ट बुक का भी हम लोग पार्ट रीड कर लेते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो फिल्म है एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश, ओके, ये जो फिल्म है इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है तो दो टाइप के मॉलिक्यूल, ये जो एक मॉलिक्यूल है, ओके, विच इज ऑन द सर्फेस, और जो मॉलिक्यूल बिटवीन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश यानी इनसाइड द फिल्म। ओके, तो हम लोग बोलते हैं ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, हर एक मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, अब बेसिकली क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल नीचे जाने की कोशिश करेगा। ओके, लेकिन ये जो फिल्म है वो फिल्म उसको अलाउ नहीं करेगी नीचे जाने के लिए, क्योंकि फिल्म को भी अपना एरिया क्या करना है, मेंटेन करना है। ओके, तो इट इज गोइंग टू बिहेव एज व्हाट, अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ओके, इमेजिन करो ये एक ट्रैम्पोलिन है। ओके, ट्रैम्पोलिन यानी क्या है, जिसके ऊपर जिमनास्ट जंप करते हैं। तो जब वो ट्रैम्पोलिन के ऊपर हम लोग कुछ लोड डालते हैं, ओके, तो वो ट्रैम्पोलिन स्ट्रेच्ड होने के कारण, ओके, आप जब वो लोड उसके ऊपर डालते हो
तो वो नीचे जाने को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। इसी तरह से ये जो फिल्म है, ओके, वो मॉलिक्यूल्स को नीचे जाने के लिए क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, ओके, यानी उसको अलाउ नहीं करेगा। और उसके कारण हम लोग बोलते हैं कि द एंटायर फिल्म, ओके, एक्स वाई, वाई डैश एक्स डैश, ओके, ये फिल्म का थिकनेस क्या है, इट इज इक्वल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर रेंज, ओके। तो ये जो पूरी की पूरी फिल्म है, इट विल बिहेव लाइक व्हाट, ओके, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, एंड इट विल बी अंडर सरफेस टेंशन, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में भी यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो उन्होंने भी बताया हुआ है कि 3 या 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। यहाँ पे देखना है, ओके, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। दस ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म आर एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड नेट कोहेसिव फोर्स डायरेक्टेड इनटू द लिक्विड। Therefore, the molecules in the surface film are pulled inside the liquid. Now, this minimizes the total number of molecules in the surface film. अब इसमें ऐसा भी होता है कि जब ये स्टेशनरी या स्टैग्नेंट लिक्विड, ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है या फॉर्म हो रहा है, या जब ये फिल्म फॉर्म हो रही है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि जो भी टॉप पे मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे की तरफ खींचे गए, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही हुआ है, ओके। यस, हम लोग बोलेंगे वो पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो फिल्म है उसने बाकी के मॉलिक्यूल्स को नीचे जाने नहीं दिया, ओके। यस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस, ड्यू टू दिस फिनोमेना दिस मिनिमाइजेस द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सर्फेस फिल्म। अब ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या बताता है, एट अ गिवन कंडीशन, ओके, द फिल्म विच इज अंडर सरफेस टेंशन, ओके। यस, अब आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये जो सरफेस टेंशन है वो टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है। तो जब मैं ये स्टेटमेंट बोलूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, ओके, फॉर अ गिवन फिल्म ऑफ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, ओके, अंडर गिवन सरफेस टेंशन, उसके जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से हैं ताकि उनका नंबर क्या हो, मिनिमाइज हो, ओके। यस, सच दैट द दिस मिनिमाइजेस द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये आपको ये बता रहा है कि जब वो फिल्म फॉर्म हुई थी तो सबके सब मॉलिक्यूल्स नीचे जाना चाहते थे, तो हम लोग बोलते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स उसमें से चले भी जाते हैं, ओके। यस, जो टॉप पे या फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे चले भी जाते हैं, लेकिन जब पूरा एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता है, ओके, तब जो अवेलेबल मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, जिसके ऊपर अभी भी डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, वो मॉलिक्यूल्स को नीचे जाने के लिए कौन प्रिवेंट करता है, ये फिल्म प्रिवेंट करती है, ओके, विच इज अंडर सरफेस टेंशन। सेकेंडली हम लोग बोलते हैं एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन इंस्टेंट, एट अ गिवन टेम्परेचर, ओके, अंडर गिवन सरफेस टेंशन, जो भी फिल्म है उसमें हम लोग बोलते हैं, ओके, वो जो फिल्म है इट ट्राइज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। यस, the surface of the film behaves like what? A stretched elastic membrane. Now, this tension is known as surface tension. The force due to surface tension acts tangential to the free surface of the liquid. Okay? तो ये देखिए, ये टॉप व्यू है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, और ये हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की, ओके। तो ये लाइन पे जितने भी पार्टिकल्स हैं उस पे दोनों डायरेक्शन से, ओके, एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होगा अलोंग द सरफेस, और ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, ओके, दिस टेंजेंशियल फोर्स which is acting per unit length, okay, F upon L is nothing but called as surface tension. तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ओके। तो बेसिकली इसका टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन भी चेक कर लेते हैं हम लोग। Surface tension T is defined as the tangential force acting per unit length on both sides of an imaginary line drawn on the free surface of the liquid, okay. T is equal to F upon L। अच्छा, अभी अगर इसका मैं यूनिट्स और डायमेंशंस की बात करूँ तो सरफेस टेंशन का जो सिंबल है वो T है, ओके, विच इज टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ओके। इसका जो डायमेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन विल बी डायमेंशन ऑफ एफ टी अपॉन डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो ये हम लोगों को पता है, डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो उसका जो यूनिट होता है फोर्स का, ओके, स्पेशली ऐसा यूनिट की बात करूँ तो आप बोलोगे न्यूटन है, लेकिन उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, तो मैं बोलूँगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। जैसे हम लोग बोलते हैं फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो केजी इनटू यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, ओके। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, सो इट विल बी केजी इंटू मीटर, सो ये हो जाएगा L1 M1, ओके। एंड S2 जो है तो उसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, T-2 डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ, वो मैं बोलूँगा L1
तो L1 और L1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको जो डायमेंशन मिलेगा दैट विल बी L0 m1 t माइनस। और अगर मैं सरफेस टेंशन के SI यूनिट की बात करूं तो इट इज न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब टेंजेंशियल फोर्स है ना क्या, तो हम लोग बोलते हैं अगर ये एक सरफेस है, सर्कुलर सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी एक ग्लास में लिक्विड लिया और उसको मैं ऊपर से देख रहा, ओके, उसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं और वो इमेजिनरी लाइन पे इमेजिन करते हैं हम लोग कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स पे दोनों साइड से एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होता है along द सरफेस, ओके, यस, along द सरफेस। और ये जो दोनों साइड से एक्ट हो रहा है तो वो उसको खींचता है, ओके, लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ यानी है हम लोग किसका लेंथ ले रहे हैं, ये इमेजिनरी लाइन का लेंथ ले रहे हैं, ओके, यस। तो एफ टी अपॉन एल इज नथिंग बट इक्वल टू सरफेस टेंशन, ओके। तो हमारा जो डायमेंशन आया है इट इज L0 m1 t-2। एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, यस इट इज L0 m1 t-। तो जो अभी नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, ओके, तो उसमें हम लोग कंसेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी देखेंगे, फिर एक डेरिवेशन देखेंगे टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ओके, व्हाट इज द वर्क डन, ओके, ऑन अ फिल्म, ओके। तो ये 2 या 3 डेरिवेशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स है, ओके। तो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, ओके।